सो सर, आपने कहा कि आप एयरफोर्स में थे, किस पोजीशन पे थे वहाँ पे? मैं एज ए सार्जेंट था। मेरी लास्ट पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर थी और -35 डिग्री में रहा हूँ मैं। मेरा मानना ये है कि जो आपकी प्राप्तियाँ, जो आपकी उपलब्धियाँ समाज को इफेक्ट नहीं करती, वो एक कागज का टुकड़ा है। जब आप सियाचिन में थे, आपने बताया -35 डिग्री 35 डिग्री माइनस में आप रहते थे, वहाँ पे रहे हैं। वहाँ पे जब उतरते हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर जो लिखा हुआ है हमारे कि क्लाइमेट इज द बिगेस्ट किलर। वहाँ दुश्मन की गोली से इतना नहीं कैजुअलिटी होती जितना क्लाइमेट की वजह से होती है सियाचिन में। तो वहाँ पे साइकिलिंग करते थे आप सियाचिन में? वहाँ तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ऑक्सीजन लेवल इतना कम होता है वहाँ। जनरली आपको उस क्लाइमेट में सर्वाइव करना ही एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। खाना क्या खाते थे सियाचिन में? हर तरह का सामान मिलता है, लेकिन ज़्यादातर पैक्ड फूड मिलता है। बहुत लाइफ बहुत ज़्यादा टफ रहा होगा। याद आती है कभी वहाँ की? देखिए, जो कुछ भी है क्रेडिट उन्हीं को जाता है। रिब्स फ्रैक्चर एक हो चुकी हैं, लेग्स में काफ़ी बार लग चुका है। सो सर, साइकिलिंग करने में चैलेंजेस क्या होते हैं? इंडियन रोड्स आर क्वाइट रिस्की फॉर साइकिलिंग। मेरा अभी तक 8 बार एक्सीडेंट हो चुका है। क्या बात कर रहे हैं? जैसे मेरे साथ कई बार हो चुका है कि हैंडल बार को ब्रश करते हुए निकल जाते हैं और फिर टक्कर मारने के बाद वो देखते भी नहीं है कि आप गिरे या नहीं गिरे। उन पे 2 चार्ज लगाने चाहिए और उनका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। पहला चार्ज उनका लगाना चाहिए अटेम्प्ट टू सुसाइड। वो सुसाइड करने निकले हैं क्योंकि आप मरने के लिए निकले हैं ना, रॉन्ग साइड आप आ रहे हैं तो। और दूसरा अटेम्प्ट टू मर्डर लगाना चाहिए, दूसरे को जान से मारने के लिए निकले हैं। पुलिस के लिए हेलमेट ना पहनो, चालान के लिए ना पहनो, अपने लिए भी मत पहनो। आपके साथ जो जिंदगियां जुड़ी हुई है ना, उनके लिए हेलमेट पहनो। सर जय श्री राम। जय श्री राम सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। सो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आज रुपेश केसरी आपके अपने चैनल TKC यानी द नॉलेज कनेक्शन पे पॉडकास्ट करने जा रहे हैं मिस्टर रुपेश के साथ। जी हाँ, रुपेश के सामने रुपेश बैठे हुए हैं और अभी ये मिल गए मुझे मार्केट में सड़क पर साइकिल चलाते हुए। मैं इनके बारे में बात आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आज का पॉडकास्ट कैसे शुरू हुआ। ऑफिस पहुंचा, ऑफिस के नीचे ये साइकिलिंग कर रहे थे। मैंने इनको जस्ट नमस्कार किया और मैंने कहा, सर इतनी गर्मी, मतलब आप देख सकते हो मैं टी-शर्ट में हूँ, मैं चश्मे के साथ हूँ, गॉगल्स के साथ हूँ, और मैंने कहा तुरंत अभी चल के पॉडकास्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपसे 1 साल पहले मैं मिला था और मैंने बोला था कि पॉडकास्ट करना है, लेकिन आपने मौका नहीं दिया। हाँ सर, एक्चुअली कुछ उस समय क्या पिताजी बीमार चल रहे थे और मेरे को अपना रूटीन भी करना होता था और उधर भी देखना होता था, तो दैट्स वाई। ओके। सो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये वो शख्स हैं जो 100 किलोमीटर साइकिलिंग हर दिन करते हैं। अभी इनकी एज जान के आप हैरान रह जाओगे। सबसे बड़ी बात है कि साइकिलिंग करने में लोग कहते हैं कि साइकिल करिए, वॉक करिए, आपको कोई रोग नहीं होगा, आप हष्ट पुष्ट रहोगे हमेशा। और ये भाई साहब जो है 100 किलोमीटर चलाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके सर। मैं बहुत कुछ आपसे जानना चाहता हूँ, आपके बदौलत इन सबको जानने का मौका देना चाहता हूँ। सो आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। जय। सो सर, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपका डेली रूटीन कैसा है? देखिए सर, मैं सभी को एक बात कहता हूँ कि अगर आपने किसी भी चीज़ को कंटिन्यूस रखना है, कंटिन्यूटी रखनी है, तो उसको टाइम बाउंड मत कीजिए। बचपन से हम सुनते आए हैं ना, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, जब जागो तभी सवेरा। तो मैंने ये नहीं रखा हुआ कि मैंने 4 बजे निकलना ही निकलना है। मैं कभी कभी 11, 12, इवन 1 बजे भी निकल जाता हूँ। अभी रिसेंट आपको एग्जांपल देता हूँ, 29 मार्च अभी पीछे ही गुजरी है, तो मेरे चाचा ससुर JP मेहता जी, उनकी हम गति करवाने गए थे। शनिचरी अमावस्या थी, तो पेवा गति करवा के वापस आए अम्बाला। ये तो गति क्या होता है? अगर अकाल मृत्यु होती है तो गति कराना होता है हिंदू धर्म के हिसाब से। अच्छा। तो मृत्यु हुआ था 8 मार्च को, तो उनकी गति कराने के लिए आए और उन्होंने अपना महान दान किया। जाते जाते भी वो पूरी ज़िंदगी भी लोगों का भला करते रहे। जाते जाते भी वो अपनी देह दान कर गए थे। उन्होंने अपनी बॉडी PGI को प्लेज की हुई थी, होल बॉडी डोनेशन कर दी थी 8 मार्च को। क्या बात है। तो फिर जब हम वापस अम्बाला आए, उस समय 3:45 बज रहे थे। तो अब उस समय 100 किलोमीटर तो मैंने रोज़ करना होता है। मैंने सोचा 3:45 बज रहे हैं, अभी 100 किलोमीटर के लिए कहाँ निकलूँ। चाहे कि अगर चंडीगढ़ साइड जाऊंगा तो इस समय ऑफिस छूटने का टाइम हो जाएगा, हर जगह आपको पता है जाम मिलेगा। तो मैं क्या बेस्ट वे ये है कि माँ सरस्वती के तीर्थ से आ रहा हूँ। पेवा माँ सरस्वती का तीर्थ है और
कुरुक्षेत्र में भी तीर्थ सरस्वती माँ का उद्गम स्थल कहते हैं और कृष्ण जी की कर्म भूमि है, गीता उपदेश उन्होंने वहीं दिया था। तो मैं कहा चलिए सीधा कुरुक्षेत्र ही चलते हैं। तो मैं 3:45 बजे अम्बाला से शुरू किया और 6:15 बजे मैं कुरुक्षेत्र पहुंच गया था। क्या बात है। और कुरुक्षेत्र से थोड़ा आगे उमरी है जहाँ से ब्रह्म सरोवर के लिए रास्ता जाता है, वहाँ तक जाते मैंने देखा कि 51 किलोमीटर हो गए हैं। वहाँ से फिर मैंने वापस यू टर्न लिया अम्बाला के लिए। तो रात को 9:30 बजे मैं वापस अम्बाला आ गया था अपना उस दिन का रूटीन करके। कैसे पता चलता है कि 51 किलोमीटर हो गए? एक स्ट्रावा ऐप है, जो साइकिलिस्ट हैं या जो स्ट्रावा को यूज़ करते हैं उन्हें पता है। ये ऐप आपका जॉगिंग, रनिंग, योगा, वॉकिंग, साइकिलिंग ये सभी रिकॉर्ड करता है। इसे ऑथेंटिकेटेड माना जाता है क्योंकि ये सैटेलाइट से कनेक्टेड है। अच्छा। और आपका नेविगेशन उसमें आता है कि जितने भी वर्चुअल कंपटीशन होते हैं, आजकल वैसे भी हम वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, कंपटीशन भी आजकल ज़्यादातर वर्चुअल होते हैं, तो उसमें इसी की राइड को ऑथेंटिकेट किया जाता है, इसी को पिक किया जाता है। ओके। सो इस तरीके के बहुत से ऐप्स होंगे? हाँ, काफ़ी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करती हैं वो ये यूज़ करते हैं। एसोसिएशन हैं, साइकिलिंग एसोसिएशन या बाहर की भी जो हैं, वो इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। इसकी ऐप को कि में जो आपकी एक्टिविटी रिकॉर्डेड रहती है उसको ऑथेंटिकेट करते हैं। मोबाइल पे चल जाएगा? हाँ, मोबाइल पे ही चलता है। फ्री है? हाँ, फ्री है। तब तो मैं भी यूज़ करूँगा। इसमें 2 वर्जन होते हैं, मोबाइल और सब्सक्रिप्शन वाला। मैं तो ऑफ कोर्स फ्री वाला यूज़ कर रहा हूँ और मुझे लगभग 3 साल हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक काम करिएगा सर, हाँ, इस पॉडकास्ट के बाद वो लिंक मुझे दे दीजिएगा ताकि मैं अपने सारे दोस्तों को शेयर कर पाऊँ और मैं भी यूज़ कर लूँ। ये मुझे अभी जस्ट पता चला, मैं यूज़ करने वाला हूँ। हाँ जी। तो चलो, एक मज़ेदार बात पता चली कि हमें कौन सा ऐप यूज़ करना चाहिए रनिंग के लिए, जॉगिंग के लिए या किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए, राइट? वो ऑथेंटिकेटेड होता है। दूसरा उसमें रिकॉर्ड रहता है। आप पिछले 3 साल का भी रिकॉर्ड देख सकते हैं। मैं आपको अपना जो मैं आपको कह रहा हूँ कि 1,37,000 किलोमीटर चल चुका हूँ, साइकिलिंग कर चुका हूँ, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। दिखाएंगे, प्रूफ दिखाएंगे? हाँ, मैं आपको ये दिखाता हूँ। 1,37,000 किलोमीटर अब तक आपने साइकिल चलाई है? हाँ जी। क्या बात है, इतनी तो हमारी गाड़ी नहीं चली है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बचपन से इतना मैंने घुमा नहीं है इतना। 1 मिनट। 1,37,000 किलोमीटर मतलब यहाँ से अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी कितना किलोमीटर होगा? लगभग 3700 किलोमीटर होता है। बस कश्मीर से कन्याकुमारी 3700 किलोमीटर। हाँ और जबकि आपने 1,37,000 किलोमीटर साइकिलिंग कर चुके हैं। हाँ जी। ओ भाई, क्या बात है, क्या बात है। ये सर ऐप है, दिखाइए। ट्राई अगेन। इधर नेटवर्क इशू आ रहा है। हाँ, इधर नेटवर्क इशू है। एक काम करता हूँ, मैं इस पॉडकास्ट के बाद सभी को एक बार इसका फोटो खींच के दिखा दूंगा। यहाँ पे मैं फोटो डाल देता हूँ ताकि सबको पता चल जाए। इस ऐप में प्रूफ है कि आप कितना पैदल चल चुके हैं या कितना साइकिलिंग कर चुके हैं, आप रनिंग कितना कर चुके हैं, ये तीनों चीजें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। कितनी सांसें ले ली वो भी बताता है ना? वो नहीं। हार्ट रेट बताता है, हार्ट रेट बताता है। और फिर अगर पेड वर्जन आप ले लेते हैं तो उसमें कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा दे देते हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं फ्री वर्जन ही यूज़ कर रहा हूँ। बढ़िया है। अच्छा, कुछ लड़के होते हैं जैसे पहले के टाइम पे, आप हंसिएगा मत, पहले के टाइम पे लड़के कहते थे कि यार उस लड़की को देख के मेरी हार्ट रेट बढ़ गई, तो वो सब भी बता देगा ये सर? ये सब नहीं बता पाएगा। ये आपकी सिर्फ साइकिलिंग करने से आप एलिवेशन पे गए, हिल एरिया में गए, तो आपका जो हार्ट रेट बढ़ा या कम हुआ वो उस हार्ट रेट को बता देगा, इस हार्ट रेट को नहीं बताएगा। बढ़िया। सो सर, साइकिलिंग करने में सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या होते हैं? देखिए, अगर चैलेंजेस का देखा जाए तो इंडियन रोड्स आर क्वाइट रिस्की फॉर साइकिलिंग। मेरा अभी तक 8 बार एक्सीडेंट हो चुका है। क्या बात कर रहे हैं? रिब्स फ्रैक्चर एक हो चुकी हैं, अपना लेग्स में काफ़ी बार लग चुका है, क्योंकि यहाँ पे साइकिलिस्ट को जितना बाहर रिस्पेक्ट दिया जाता है, जैसे मैं बाहर गया तो नहीं हूँ लेकिन सुना है और पढ़ा भी है कि पैदल और साइकिलिस्ट को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। वो कहते हैं कि सड़क पे पहला हक पैदल चलने वाले का है और दूसरा हक साइकिलिस्ट का है। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ ये सोचते हैं लोग कि भाई रोड टैक्स तो ये लोग देते नहीं है तो इनका तो हक ही नहीं है, कैसे आ गए रोड पे, कैसे आ गए ये लोग। और साइकिलिंग वाले को तो बस ऐसे सोचता है, साइकिल वाले हट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। इवन रोडवेज की बसें, मतलब
छोटी गाड़ियों को तो छोड़िए, रोडवेज की बसें भी कई बार क्या होता है कि आपका हैंडल बार को ब्रश करके जाती हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मैं पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उनके जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स हैं, कि जो प्रेशर हॉर्न लगा रखे हैं ना बसों में, वो बिल्कुल आपके सिर के ऊपर आके प्रेशर हॉर्न बजाते हैं कि आदमी चौंक के एकदम उनमें जाके टकराएगा। तो प्रेशर हॉर्न हटवा देने चाहिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनमें से। तो नॉइज पोल्यूशन भी करता है, नॉइज पोल्यूशन भी करते हैं। और दूसरा, एटलीस्ट अगर आप किसी साइकिलिस्ट को देख रहे हैं जा रहा है, तो कम से कम आपको एक सेफ डिस्टेंस लेके गुजरना चाहिए, क्योंकि वो आप ही के लिए साइकिल पे आया है, आपके एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए साइकिल पे आया है। तो आप एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 4 फुट का तो डिस्टेंस लेके उनके पास से गुजरिए। जबकि होता क्या है कि उनके, जैसे मेरे साथ कई बार हो चुका है कि हैंडल बार को ब्रश करते हुए निकल जाते हैं, और फिर टक्कर मारने के बाद वो देखते भी नहीं है कि आप गिरे या नहीं गिरे। अगर मैं आज जनरली बोलता हूँ कि इंसानियत आजकल जानवरों में रह गई है, इंसानों में बहुत कम है। क्या बात कही है। अगर एक जानवर का एक्सीडेंट हो जाता है, आप देखते हैं सभी जानवर इकट्ठे हो जाते हैं, इंसान को टक्कर मारता है और भाग जाता है, देखता भी नहीं वो किस हालत में है उस। जबकि अगर एक पशु पक्षी का एक्सीडेंट होता है तो सारे पशु पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पे उसको देखने के लिए, उसका क्या हाल है। ट्रू। तो इंसानियत तो फिर उनमें हुई ना। हम तो 2 पाँव वाले जानवर हैं और वो 4 पैर वाले इंसान बन गए हैं। और एक चीज़ और आजकल चल गया है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो लोग रील पहले बनाना स्टार्ट करेंगे। हाँ। और सबसे बड़ा जो जोखिम है, मोबाइल तो जोखिम है ही है। मैं कई बार देखता हूँ, कार छोड़िए 2 व्हीलर वाले भी ऐसे मोबाइल यूज़ करते हुए जा रहे होते हैं जैसे वो अपने बेडरूम या ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। आसपास की उनको बिल्कुल खबर नहीं होती, कार में भी और 2 व्हीलर में भी वो पूरा अपने मोबाइल में घुसे होते हैं। वो भी एक्सीडेंट का बहुत बड़ा रीज़न है। क्या अभी जब आप आए तो आपके यहाँ पे एक डिवाइस था, वो क्या था? वो ब्लूटूथ स्पीकर है, उससे मैं कॉल अटेंड कर सकता हूँ। और दूसरा जो चैलेंज, एक तो ये हो गया, दूसरा चैलेंज यहाँ पे रोड साइड रॉन्ग साइड ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, हरियाणा, पंजाब और यूपी, स्पेशली 3-4 स्टेट तो इसके लिए नोटोरियस हैं। रॉन्ग साइड ड्राइविंग करके आते हैं, फिर वो उम्मीद करते हैं कि आप उनको जगह देने के लिए आप रोड के सेंटर में चले जाएं या और उनको सेफ पैसेज दे दीजिए। जबकि होना ये चाहिए, अगर आप रॉन्ग साइड से आ रहे हो तो आप बाहर से जाइए ना। क्यों? आपको तो पीछे वाला नज़र आ रहा है, वाहन कौन सा आ रहा है, मुझे नहीं नज़र आ रहा ना पीछे वाला। मैं आपको बचाने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क पे क्यों डालूं? और अगर आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं तो लड़ने पे उतारू हो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि ना, जो रॉन्ग साइड ड्राइवर हैं उन पे 2 चार्ज लगाने चाहिए और उनका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए। पहला चार्ज उनका लगाना चाहिए अटेम्प्ट टू सुसाइड। वो सुसाइड करने निकले हैं, क्योंकि आप मरने के लिए निकले हैं ना, रॉन्ग साइड आप आ रहे हैं तो। और दूसरा अटेम्प्ट टू मर्डर लगाना चाहिए, और दूसरे को जान से मारने के लिए निकले हैं। तो ऐसे आदमी को तो लाइसेंस जब्त करना ही चाहिए, लाइसेंस उनका कैंसिल करना चाहिए। क्योंकि हम लोग यहाँ दाएं बाएं थूक देते हैं, यूएसए, यूके या कनाडा में क्यों नहीं थूकते? पता है कि वहाँ चालान हो जाएगा। छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, वहाँ चालान हो जाएगा, $1 देने पड़ेंगे। वहाँ हम फ़ोन पॉकेट से निकाल के पुलिस वाले के कान को नहीं लगा सकते कि तो थोड़ा बात कीजिए। वहाँ इन्फोर्समेंट स्ट्रिक्ट है, आपने गलती की तो भुगतना है। वो यहाँ पे भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हेलमेट लगाते इसलिए केवल है कि चालान ना हो जाए, बाकी उसकी क्वालिटी का कोई फर्क होता नहीं है। हेलमेट भी लगाते भी कहाँ हैं? ज़्यादातर मैं डेली कम से कम 20-25 लोगों को रोक रोक के बोलता हूँ। ज़्यादातर लोगों ने बाजू में फंसाया होता है। हाँ, यहाँ पे हाँ। कि अगर पुलिस वाला नज़र आ जाएगा या कहीं नाका नज़र आ जाएगा तो फटाफट सिर पे पहन लेंगे। भाई अगर उससे पहले आपका एक्सीडेंट हो गया तो? वो एक्सीडेंट से नहीं डरते जनाब, वो डरते चालान से, 100 रुपये 500 रुपये के चालान से। सर एक्सीडेंट से सिर्फ हेलमेट आपको सिर्फ चालान या पुलिस के लिए नहीं पहनना चाहिए, अपने लिए भी नहीं पहनना चाहिए। मैं सभी को ये बोलता हूँ, हर इंसान अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो अपने महत्व को समझे या न समझे। उसके साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं।
एक इंसान के जाते ही कितने रिश्तों पे उसका असर आता है। ट्रू। तो उनको सोच के हेलमेट पहनना चाहिए। मैं सभी को लेक्चर देता हूँ तो यही कहता हूँ, पुलिस के लिए हेलमेट ना पहनो, चालान के लिए ना पहनो, अपने लिए भी मत पहनो, आपके साथ जो जिंदगियाँ जुड़ी हुई हैं ना उनके लिए हेलमेट पहनो। क्या हेलमेट पहनना साइकिल चलाते समय भी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है सर। जैसे मैं आपको बताया, मेरा 8 बार एक्सीडेंट हो गया है और इसी हेलमेट की वजह से ही बचा हूँ। अभी रिसेंटली भी जो अब मैं हेलमेट पहन रहा हूँ, मेरे बचपन के दोस्त हैं मनोज, वो कनाडा गए थे, वो कनाडा से मेरे लिए हेलमेट ही लेके आए। ओह माय गॉड। देखिए, जब भी आप नॉर्मली गिरते हैं तो सबसे पहले आपका क्या टकराता है पार्ट, बॉडी पार्ट? सिर ही और सर। सिर ही टकराता है मोस्टली। और सिर की चोट ही फैटल होती है। अगर आप आंकड़े निकाल के देखें तो सबसे ज़्यादा जो डेथ होती हैं एक्सीडेंटल, वो हेड इंजरी की वजह से होती हैं। तो अगर आप हेलमेट पहनते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ जो जुड़ी जिंदगी हैं उनका भी बचाव कर रहे हैं आप। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि सारी चीज़ें तो दो हैं। हाँ जी। हाथ दो हैं। हाँ जी। ये तो एक ही है ना। और इसे रिपेयर करना बड़ा मुश्किल भी है। सही बात है। और दूसरा देखिए, मैं कहता हूँ कि आप अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं ना, आपको क्या डर होता है कि कहीं इंजन ना सीज हो जाए। हाँ। जनरली लोगों को ये होता है कि इंजन सीज हो गया तो 10-15-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे। हर 2-3 महीने में सर्विस कराते हैं भाई गाड़ी की। आप नहीं कराते तो कंपनी वाले भी फ़ोन कर करके आपको दुखी कर देते हैं कि सर्विस कराओ, नहीं तो वारंटी सीज हो जाएगी। हाँ, ये भगवान ने भी तो आपको इतनी सुंदर गाड़ी दी है, इसकी सर्विस के बारे में कभी सोचते हैं? और ये इंजन सीज हो गया तो इसकी कोई रिपेयर नहीं है। कोई रिपेयर नहीं, फिर सीधा एक्सपायरी। तो इसके बारे में सोचिए ना। तो इसको कैसे रिपेयर करना चाहिए? खुद को टाइम दीजिए ना। गाड़ी को आप टाइम देते हैं ना, तो खुद को भी टाइम दीजिए। कोई भी एक्टिविटी जो आपको पसंद है, मैं सभी को साइकिलिंग नहीं करवा सकता। आप फुटबॉलर हैं तो सभी से फुटबॉल नहीं खिलवा सकते, क्रिकेटर हैं तो सभी को क्रिकेट नहीं खिलवा सकते। सभी का अपना अपना टेस्ट होता है ना। जो भी आपको फिजिकल एक्टिविटी पसंद है वो कीजिए। जो लाइफस्टाइल डिजीज आजकल हो रही है, मेन उसका कॉज ये है कि हम लोगों ने पसीना निकालना बंद कर दिया है। बॉडी सभी की कंफर्ट जोन में ही रहना चाहती है, चाहे वो बच्चे की है, चाहे बड़े की है, चाहे जवान की है। हमें उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अगर आप खाने पीने को दोष देते हैं, और है भी है कि अडल्ट्रेशन आजकल बहुत बढ़ गई है, लेकिन अगर आप स्वेट आउट करते हैं तो बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाते हैं ना। अब टॉक्सिन्स तो निकाल नहीं रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी को 4 दीवारों के अंदर कैद कर लिया है, विच इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल डिजीजेस। आप घर में भी 4 दीवारों में हैं, ऑफिस में भी 4 दीवारों में हैं। अभी हम ऑफिस बैठे हैं, आपका स्टूडियो 4 दीवारें ही है ना ये, दिन भर। और कारों में आप घूम रहे हैं, 4 दीवारें हैं। नाम को आप AC वाला जिम ज्वाइन करते हैं, ब्रांडेड होना चाहिए जिम, वहाँ आप साइकिल चलाते हैं लेकिन जाते कार में। और वो भी जिम वही देखते हैं कि वहाँ पे पसीना नहीं आना चाहिए। तो पसीना हम निकाल ही नहीं रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा देते जिम में। हाँ जी, हम पैसे क्यों देते जिम में? वो स्टेटस सिंबल है ना। हम लोग जो छोटे थे, जस्ट जोकिंग, कि जब हम लोग छोटे थे तो गली का कुत्ता भी पकड़ के पाल लिया करते थे, लेकिन आजकल नहीं पालते ना। आजकल ब्रांड होना चाहिए हर जगह, उसमें गोल्डन रिट्रीवर, लैब्राडोर, पिटबुल, जर्मन शेपर्ड, क्योंकि आपने क्या कुत्ता पाला हुआ है उससे भी स्टेटस पता चलता है। अब मजे की बात बताऊं आपको, जो उसको खिलाते हैं, जितना खाना खुद खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसके खाने पे करते हैं। तो हर चीज़ हमने स्टेटस सिंबल से लिंक कर ली है। सैमसंग की तरह अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है। भगवान ने तो पूरा सरल बना के भेजा है, हम सरल ले नहीं पा रहे। हम बचपन से सुना करते थे कि अंग्रेज लोग किश्तों में पैदा होते हैं और किश्तों में मर जाते हैं, EMIs मीन्स। आजकल हमारे साथ भी तो वही हो रहा है। जॉब लगते या बिजनेस थोड़ा शुरू होते, जितनी तरह के लोन हैं हम सभी उठा लेते हैं। फिर हम कहते हैं कि यार सैलरी तो एक क्रेडिट का एक नोटिफिकेशन आता है, 50 नोटिफिकेशन डेबिट के आते हैं। स्ट्रेस तो हम अपने आप बढ़ा रहे हैं ना। सही बात है। देखिए, अगर कुछ पीछे जाएं, अपने नाना दादा की तरफ देखें तो कितने बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे। अभी तो न्यूक्लियर फैमिली का फैशन चल गया है, कहीं तो एक बच्चा भी नहीं है फैमिली में। कैरियर की तरफ वो देख रहे हैं कि फैमिली बाद में प्लान करेंगे, जबकि हमारे नाना दादा ने 8-8, 10-10 बच्चों को साइकिल ही चलाया करते थे उस समय।
साइकिल ही मोड ऑफ कन्वीनियंस होता था। सारे लोग साइकिल से ही जाते थे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैंने एक पिक्चर देखा, अगर मुझे मिलेगा तो मैं इस पॉडकास्ट में लगाऊंगा। आज से मतलब 19वीं शताब्दी में एक दरोगा जी है, साइकिल से चलते, उनके साइकिल पे जो रेलिंग होती है ना, वहाँ पे गन लगी हुई है। हाँ। तो वो दिखाते कि ऐसे पहले पुलिस और ये हमारे फोर्स ऐसे साइकिल से जाते थे। और अभी देखिए चंडीगढ़ हर बात में अगर नहीं रहता है, उन्होंने भी साइकिलिंग स्क्वाड बना रखा है पुलिस का। अच्छा, हाँ जी, क्या बात है। तो मैं तो कहता हूँ कि दूसरी स्टेट्स को भी जो ओबेसिटी के शिकार हैं पुलिस वाले भाई हम लोग होंगे, उनको फिट करने के लिए अपने वहाँ साइकिलिंग स्क्वाड डालना चाहिए और गाड़ियाँ उनसे लेके तो उनको साइकिल थमा देनी चाहिए। फिट भी रहेंगे और बिल्कुल सही बात है, ड्यूटी हो जाएगी। देखिए पॉल्यूशन भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और हमारी एनर्जी भी बचेगी। हमारा दो चीज़ हो जाएगा, जिम नहीं जाना पड़ेगा, साथ साथ सारा चीज़ वहीं हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने सुना है कि फॉरेन कंट्रीज़ में, कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि वो साइकिल से जाते हैं वहाँ ऑफिस। आपने सुना है इसके बारे में? काफ़ी कंट्रीज़ में सुना है, जैसे तो कई जगह तो कंपलसरी है कि कार फ्री डेज, जैसे हमारे यहाँ भी वर्ल्ड कार फ्री डे मनाया जाता है। अच्छा, कि उस दिन कार नहीं चलानी है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सिंबॉलिक चीज़ें ज़्यादा करते हैं, मीडिया फ्रेंडली चीज़ें ज़्यादा करते हैं, शोबाजी। तो हम वृक्षारोपण करते हैं, लेकिन कितने वृक्ष अगले साल तक सर्वाइव करते हैं? सही बात है। हर चीज़ आंकड़ों के हिसाब से हम करते हैं कि हाँ भाई फलां डिपार्टमेंट को ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है कि आपने 16,000 ट्री लगाने हैं, तो कुछ तो लगते हैं, कुछ पेपरों में लगते हैं, और जो लगते भी हैं उनकी देखभाल ना होने की वजह से अगले साल फिर वो नज़र नहीं आते हैं। और आपके माध्यम से एक और मैं संदेश देना चाहता हूँ अपने जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब हैं, गडकरी साहब, कि अभी देखिए हाईवेज़ बन रहे हैं। हाईवेज़ के लिए क्या हो रहा है? अच्छा, देश की प्रगति हो रही है। जितने टूरिस्ट अभी नज़र आते हैं वो पहले नहीं नज़र आया करते थे, आज से 10 साल पहले। इकोनॉमी को बूस्टअप मिल रहा है। इतनी मैं तो साइकिलिस्ट हूँ, हमेशा रोड पे ही रहता हूँ और देखता हूँ कि दूर दराज की स्टेट से बसों में भर भर के टूरिस्ट आ रहे हैं। कोई वेस्ट बंगाल से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई मिजोरम से आ रहा है। तो कनेक्टिविटी अच्छी होने से हुआ है। इसके लिए तो काबिल तारीफ़ है हमारी सरकार। पहले सड़कों में मतलब गड्ढों में सड़क मिला करती थी, अब सड़क पे आपको कोई गड्ढा नहीं मिलता। इवन विलेजेस में चले जाइए तो वहाँ भी लिंक रोड बहुत अच्छी बात है। इसकी तो तारीफ़ करना चाहूँगा, लेकिन साथ ही साथ एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप हाईवे के लिए एक्वायर करते हैं, लैंड एक्वायर करते हैं, हाईवे को आपने चौड़ा करना है, तो जनरली होता क्या है कि जो पुराने हाईवे हैं, आपने देखा होगा जो पुरानी स्टेट्स वगैरह में हैं या लिंक रोड्स हैं, उनके दोनों तरफ अच्छे खासे वृक्ष लगे हुए हैं। हाँ, लगे, जहाँ पे धूप भी ना परमिशन लेके नीचे आती है और आपको इतना सुकून मिलता है कि अगर दोपहर में भी जाएं, बाहर के टेम्परेचर वहाँ के टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो हम हो अभी क्या रहा है, दोनों तरफ के पेड़ उड़ा दिए जाते हैं उस हाईवे को, स्टेट हाईवे को चौड़ा करने के लिए, नेशनल हाईवे बनाने के लिए। तो उससे अच्छा ये किया जाए कि इन पेड़ों को एज इट इज रहने दिया जाए और जिस तरफ पेड़ नहीं है उस तरफ वाली ज़मीन को एक्वायर करके हाईवे को बढ़ाया जाए। और जिसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज ये भी दिया जाए कि सड़क एक दिन में तो बन नहीं जाती, इसके लिए सालों लगते हैं, कि साथ ही साथ आप ग्रीन बेल्ट भी डेवलप करेंगे, ताकि जब तक ये सड़क तैयार हो 2-3 साल में वो पेड़ भी बड़े हो जाएं। मुझे एक सड़क याद आ रहा है, चंडीगढ़ में ही एलेंटे के पीछे की तरफ जब जाते हैं तो ऐसा रोड दिखता है, नॉर्मल रोड दिखता है, बगल में पेड़ वगैरह है, फिर रोड दिखता है। तो मैं सोच रहा था यार ये ऐसा क्यों बनाया है, अब मुझे समझ में आ रहा है इस वजह से ऐसा बनाया गया है कि ताकि पेड़ देखिए, जैसे आप चुन्नी से मोरिंडा जाएं पंजाब में, तो ऐसी रोड्स को मैं ग्रीन कॉरिडोर बोलता हूँ। अच्छा, जिनके दोनों तरफ वृक्ष हैं। पहले चंडीगढ़ से अंबाला भी वैसी रोड हुआ करती थी जब मैं एयरफोर्स में था, तो ऐसी सड़कें बहुत कम रह गई हैं जिन्हें ग्रीन कॉरिडोर कहा जा सके, जिनके दोनों तरफ वृक्ष हैं और वृक्ष भी ऊपर आपस में मिले हुए हैं। हाँ। और इधर अंबाला आप जाइए, बरवाला से अंबाला के लिए जाइए या हंडेसरा से अंबाला के लिए जाइए, कलरहेड़ी होते हुए, वहाँ भी ग्रीन टनल बनी हुई है, वो इतनी खूबसूरत है, दिखने में भी अच्छा, पॉल्यूशन और अभी पिछले साल में गया था पटियाला टू सरहंद टू पटियाला,
वहाँ भी इतनी सुंदर रोड थी, लेकिन अभी पिछले महीने गया तो देख के बड़ा दुख लगा कि वो सारे वृक्ष उड़ा दिए गए हैं उसको चौड़ा करने के लिए। कितने सालों लगे होंगे उस वृक्षों को बनने के लिए। हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए तो विनाश छोड़ के जा रहे हैं। सही बात है। सो आपने बताया कि आप एयरफोर्स में थे, किस पोजीशन पे थे? मैं एज ए सार्जेंट था। वहाँ भी मैं 12 साल बॉडी बिल्डिंग करता रहा हूँ, अपनी कमांड को रिप्रेजेंट किया करता था। तो फिजिकल एक्टिविटी का तो मुझे शुरू से शौक था, और मेरी लास्ट पोस्टिंग जो थी वो सियाचिन ग्लेशियर में थी। ओह माय गॉड, क्या बात है। जहाँ से मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली थी 2006 में। सो ये नौकरी आपको साइकिलिंग की वजह से मिली थी या वहाँ से आपने साइकिलिंग सीखा? नहीं, देखिए साइकिल का मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत प्यार था, क्योंकि मेरे पिताजी, देखिए चाहे ना अनचाहे आप पे प्रभाव तो अपने माता पिता का ही होता है, और हम अपने माता पिता को ही अपना रोल मॉडल मानते हैं। बिल्कुल सही बात है, मानना भी चाहिए। और क्योंकि मेरा मानना है कि वो लिविंग गॉड तो वो हैं, भगवान को तो हमने नहीं देखा, लेकिन इस दुनिया में लाने वाले तो वही होते हैं। सो सर, आपने कहा कि आप एयरफोर्स में थे, किस पोजीशन पे थे वहाँ पे? मैं एज ए सार्जेंट था। मेरी लास्ट पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर थी, और -35 डिग्री में रहा हूँ मैं। और दूसरी बात है कि एयरफोर्स में भी मैं सुबह से शुरू से मुझे फिजिकल एक्टिविटी का बहुत वो था, इंटरेस्ट था। तो वहाँ भी मैं भर्ती तो स्टोर कीपर हुआ था। मेरी लाइफ में डाइवर्सिफिकेशन बहुत रही है। जैसे मैंने ITI की फिटर ट्रेड में, उसके बाद एयरफोर्स में भर्ती हो गया स्टोर कीपर में मज़ा नहीं आया तो मैं ताइक्वांडो वगैरह शुरू कर दिया। उसमें मज़ा नहीं आया, बॉक्सिंग शुरू कर दी। तो बॉक्सिंग डैडी जी ने बोला नहीं, नाक की हड्डी निकाल देते हैं, बॉक्सिंग नहीं करनी है। तो 6 महीना मैंने ट्रेनिंग सेंटर में बॉक्सिंग की, तो फिर डैडी जी का कहना मान के मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी। उसके बाद मैं वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी। 1.5-2 साल वेट लिफ्टिंग करता रहा, लेकिन वेट लिफ्टिंग में मज़ा नहीं आया, तो फिर मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए ट्रायल देने चला गया, कि उसमें अच्छा लगता है, आपको पता चलता है कि बॉडी में ग्रोथ हो रही है तो इंटरेस्ट बनता है। फिर मैं 12 साल बॉडी बिल्डिंग ही करता रहा। और तो ये आपको बता रहा हूँ कि लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए। और मेरे साथ वाले जो हैं ज़्यादातर, जैसे मैंने 2006 में, उस समय जब मैंने एयरफोर्स छोड़ी मेरी उम्र 36 थी। अच्छा, उस समय तो लोगों अभी की कितनी उम्र है? 54। और साइकिलिंग कब स्टार्ट किया? लगभग मुझे 4-5 साल हो गए। और शुरुआत तो मैंने बहुत पहले कर दी थी। 88 में जब मुझे पहली सैलरी मिली, तो जनरली होता क्या है कि सैलरी माँ बाप के ला के हाथ में धरते हैं पैसे बच्चे। हाँ। तो पिक्चरों में भी यही दिखाते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा इस मामले में नालायक था, क्योंकि डैडी जी साइकिल को हाथ नहीं लगाने देते थे। उन्होंने 41 साल साइकिलिंग ही की है। 41 साल साइकिलिंग? हाँ, मैं उन्हें कहा करता था कि वो सोशल वर्कर थे, उन्होंने बहुत लोगों की पेंशनें लगवानी, अडल्ट एजुकेशन में लोगों को नाम लिखना सिखाना, ये सब कामों में उनको इंटरेस्ट आता था। उनको समाज सेवा से बहुत वो था, लगाव था। तो वही, जैसे अपने माँ बाप का प्रभाव पड़ता है, डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, लॉयर्स के बच्चे लॉयर बनते हैं, जनरली यही होता है। टीचर्स के बच्चे टीचर बनते हैं, पुलिस वालों के बच्चे पुलिस वाले बनते हैं, बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन बन जाता है, क्योंकि बचपन से उस एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं। जैसे देखिए ना कि अमिताभ बच्चन जी के बेटे अभिषेक बच्चन एक्टर बन गए। तो ये होता ही है, क्योंकि एक होता है कि आप बचपन से जिस परिवेश में पड़े होते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। तो मैंने शुरू से देखा कि डैडी जी का रुझान सोशल वर्क की तरफ बहुत था। अच्छा, लोगों को पेंशन लेके आना, वो हद से ज़्यादा ईमानदार थे। तो मम्मी बोला भी करते थे, बाहर से तो कुछ लाते नहीं है, जो घर का है वो भी लोगों पे लुटा देते हो। तो लेकिन उन्हें ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी, और पूरी लाइफ उन्होंने साइकिल पे ही गुजारी, हर जगह साइकिल पे जाया करते थे। तो समाज सेवा और साइकिलिंग उन्हीं से मेरे को विरासत में मिली है। मैं सोचता हूँ कि समाज सेवा उन्होंने दूसरी तरीके से की, तो मैं अपने शौक़ के जरिए करता हूँ। आजकल जैसे हम राशन की तरह मेडिसिन लेके आ रहे हैं, हर घर में आप नाश्ता करिए ना करिए, सुबह उठ के गोली जरूर खाते हैं ज़्यादातर हाउस होल्ड में, ज़्यादातर लोगों ने। और रात को भी सोने से पहले एक गोली जरूर खानी है। हर घर का बजट हो गया, जैसे राशन का बजट होता है ना, हम अपना मेडिसिन का भी बजट है, हर अपना बजट बनाते हैं कि फलां हमने उसमें इतना पैसा खर्च करना है, इतना खर्च करना है। तो लाइकवाइज इसका फिक्स हो गया है। कम से कम भी गरीब से गरीब घर में भी 3-4-5 हज़ार की मेडिसिन आ जाती है महीने की। और ये तो शुक्र हो मोदी जी का कि उन्होंने ये शॉप्स खुलवा दी हैं जो,
प्रधानमंत्री वाली जो मोदी शॉप्स वगैरह हैं, जन औषधि और उसमें काफ़ी लोगों को रिलीफ मिला है कि उनका जो दवाई वाला बजट था उसमें थोड़ा रिलीफ मिला है। लेकिन मैं कहता हूँ कि कारण क्या है कि दवाई भी हमें राशन की तरह लानी पड़ रही है। जो मैंने ऑब्जर्व किया उसका कारण जहाँ तक मुझे समझ आया कि हम लोगों ने पसीना निकालना बंद कर दिया है। अगर आप पसीना निकालते हैं किसी भी तरह से तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकलते हैं। टॉक्सिन निकलेंगे तो आप लाइफस्टाइल डिजीज़ के शिकार नहीं होंगे। तो हम लोग अपनी लाइफ को कंफर्ट जोन में डाल दिए ज़रूरत से ज़्यादा, इसीलिए लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ कम हुई है। हमारे नाना दादा 90-100 साल जिया करते थे, आजकल लेट 30s 40s में कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। 7 साल के बच्चे के वो हार्ट अटैक हुआ है अभी स्कूल में। अभी काफ़ी वायरल हुआ है, एक दूल्हा शादी करने जा रहा है, घोड़ी के ऊपर ही उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, उसकी डेथ होगी। एक दुल्हन नाचते नाचते उसकी रील का नाचते चली गई, गिर गई। तो ये सारे कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम लोग इनएक्टिव हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि अपने शौक़ को मैं थोड़ा सा परिवर्तन लाने के लिए समाज में यूज़ करूँगा कि हम लोग लेते ही लेते हैं, कुछ देते नहीं हैं। हर जगह ह्यूमन एक ऐसा है कि पूरी लाइफ एक्युमुलेशन में रहता है। वी आर ऑलवेज ऑन रिसीविंग एंड, नॉट ऑन गिविंग, वेयर एज नेचर एंड एवरी एनिमल अदर देन ह्यूमन बीइंग दे आर ऑलवेज गिविंग। जैसे गौ माता दूध देती है, गोबर भी उनका काम आता है, गोमूत्र काम आता है, हजारों बीमारियों के इलाज के लिए वो यूज़ किया जाता है। लेकिन हम हमेशा लेना चाहते हैं। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा अगर मैं योगदान दे पाऊँ, अगर 2 लोगों की ज़िंदगी में चेंज ले आया तो मेरा आज का दिन सफल है। तो यही मैंने मिशन बनाया हुआ है। मैं लोगों को एक तो हेलमेट के लिए बहुत टोकता हूँ और दूसरा फिज़िकल एक्टिविटी के लिए। मैं कहता हूँ कि जो आपको पसंद है आप कीजिए, अपने लिए 45 मिनट 50 मिनट ज़रूर निकालिए। जनरली जब उन्हें बोला जाता है कि अपने लिए टाइम निकालो तो ज़्यादातर लोगों का पता है, मतलब आपको काउंटर क्वेश्चन आंसर उनका मिलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं उनको कहता हूँ कि जब आप हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं तब कहाँ से टाइम निकालते हैं? और टाइम तो सबके पास उतना ही है, 24 घंटे ही टाइम आप तब भी निकालते हैं ना, तब खाली आप ही टाइम नहीं निकालते हैं, आपका पूरा परिवार टाइम निकालता है। हाँ, दोस्त भी निकाल के आता है। और उस समय तो अटेंडेंस लगाने की होड़ लगी होती है। जो वैसे कभी आपसे मिलने नहीं आया होता वो आईसीयू के टाइम में वो लड़ रहा होता है बाहर के गार्ड के साथ, मैंने मिलना है, मैं इतनी दूर से आया हूँ। जब आप सही होते हैं तब तो कोई मिलने नहीं आता, लेकिन उस समय अटेंडेंस जाहिर करना ज़रूरी होता है। और दूसरा तो आप ऐसे उस समय आप अपने असेट्स भी सेल आउट करते हैं। हमारे गुरदास मान जी ने भी कहा है और भगवंत मान जी ने भी, सीएम ने, कि बाकी दी गल्लां बाद विच पहला सेहत जरूरी है। लेकिन हम कहते हैं करते नहीं हैं। तो सोचता हूँ कि स्कूल कॉलेजेस भी जाता रहता हूँ, लोगों से भी इंटरेक्ट करता हूँ, सोचता हूँ कि अगर किसी के जीवन में थोड़ा सा बदलाव ला पाया तो यही मेरी प्राप्ति होगी। मेरा मानना ये है कि हम गिनीज में नाम लिखा दें या किसी में नाम लिखा दें, उसका समाज पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मान लीजिए मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ, तो मैं हूँ ना, समाज को उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? समाज पे क्या इम्पैक्ट ला रहे हैं? मेरा मानना ये है कि जो आपकी प्राप्तियाँ, जो आपकी उपलब्धियाँ समाज को इफ़ेक्ट नहीं करती, वो एक कागज़ का टुकड़ा है। वो सिर्फ आप अपने लिए खुश हो रहे हैं, तो कागज़ के टुकड़े इकट्ठे करके क्या फ़ायदा है? लेके तो कुछ नहीं जाना है। सही बात है। जब आप सियाचिन में थे, आपने बताया -35 डिग्री 35 डिग्री माइनस में आप रहते थे, वहाँ पे रहे हैं। सो वहाँ की लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसा लाइफ होता है वहाँ पे? देखिए, वहाँ का जो एक तो सबसे जो फिटेस्ट होते हैं पर्सन, उनको ही वहाँ पोस्टेड किया जाता है। उससे पहले मेडिकल होता है। और वहाँ पे जब उतरते हैं तो एयरपोर्ट पे ऊपर जो लिखा हुआ है हमारे कि क्लाइमेट इज़ द बिगेस्ट किलर। वहाँ दुश्मन की गोली से इतना नहीं कैजुअलिटी होती जितना क्लाइमेट की वजह से होती है सियाचिन में। जनरली वहाँ क्या होता है कि लंग्स में हमारे जो फौजी हैं, हमें उनका शत नमन करना चाहिए, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए कि उन्हीं की बदौलत हम और आप चैन की सांस ले पा रहे हैं। और साथ ही साथ धन्यवाद हमें करना चाहिए एएमसी का, एनुअल आर्मी मेडिकल कोर का,
जो सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रख रही है। और कोइंसिडेंटली आज 3 अप्रैल है और आज उनकी 261st रेजिंग डे है, एनिवर्सरी है, 261वीं। क्या बात है उनके लिए। जो सभी का, फौजियों का और उनके परिवारों का और बाकी सभी सर्विसेज का ध्यान रखते हैं, और वो भी आपको संदेश देने के लिए साइकिल पे आते हैं। अभी इसी मंडे को कमांडेंट साहब और डिप्टी कमांडेंट और बाकी ऑफिसर्स एंड जवान, हम लोगों ने कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर से MH अम्बाला 51 किलोमीटर साइकिलिंग की है। क्या बात है। लोगों को फिटनेस का संदेश देने के लिए और ये 261st एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए, कि जब डॉक्टर्स वैसे तो आपको फिट रखते ही हैं, आपकी सेहत का ध्यान रखते ही हैं, उसके अलावा भी अपने बिजी शेड्यूल में भी आपको फिटनेस का मैसेज देने के लिए अगर वो साइकिल पे आ सकते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स और मेडिकल स्टाफ, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे साइकिलिंग करते थे आप सियाचिन में? वहाँ तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन लेवल इतना कम होता है। वहाँ जनरली आपको प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहीं पे रहना होता है, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा होती है और बारिश भी कम होती है। तो सियाचिन में दिन भर बारिश होती रहती है? नहीं, जैसे नॉर्मल यहाँ पे गर्मी का मौसम होता है, वो वहाँ पे सर्दी का मौसम होता है। अच्छा। हमारे तो उस क्लाइमेट में सरवाइव करना ही एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट काफ़ी कैजुअलिटीज़ होनी शुरू हो जाती हैं। मैंने सुना है कि शायद वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही किसी एक जवान को रखा जाता है केवल वहाँ पे सियाचिन में, मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं। देखिए अपना अपना सभी का होता है, अपने अपने यूनिट्स का, कोई 1 साल के लिए करते हैं, कोई 2 साल, वो ये हमारे हेडक्वार्टर का डिसीजन होता है कि किसको कहाँ तक रखना है। सो वहाँ पे आप जाते कैसे सियाचिन? बाई एयर। इंडियन एयरफोर्स आपको छोड़ेगी वहाँ पे और सारा उनका टेक केयर होता है। इंडियन एयरफोर्स तो बॉर्डर लाइफलाइन आप कह सकते हैं, बॉर्डर पे है को ड्रॉपिंग करना सामान की एज वेल एज ट्रूप्स की, वो सारा इंडियन एयरफोर्स का काम है। खाना क्या खाते थे सियाचिन में? वहाँ जनरली हर तरह का सामान मिलता है, लेकिन ज़्यादातर पैक्ड फूड मिलता है। अच्छा। बहुत लाइफ बहुत ज़्यादा टफ रहा होगा। हाँ जी। याद आती है कभी वहाँ की? देखिए जो कुछ भी है क्रेडिट उन्हीं को जाता है। जैसे अभी ये जो मोदी जी ने स्कीम शुरू की है वायुवीर, अग्निवीर वगैरह, तो बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि पहले हम बोला करते थे, या आपने देखा कि कहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, या इजराइल है, वहाँ कंपलसरी है कि आपको मिलिट्री सर्विस करनी है। हाँ। तो मिलिट्री सर्विस करने आप एक सिविलियन, और अगर आप तो पॉडकास्ट करते हैं, लोगों के इंटरव्यू लेते रहते हैं, आपने देखा होगा अगर कि डिफेंस वाले की लाइफ और सिविलियन की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उनका कमिटमेंट लेवल, उनका वैल्यूज़, एथिक्स वो डिफरेंट होते हैं। तो अगर कोई 2-4 साल सर्विस करके आ जाता है तो उसका पूरा ज़िंदगी को देखने का, लोगों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। ह्यूमन बीइंग को वैल्यू देते हैं, और वहाँ हम हिंदुस्तानी होते हैं। तो ये वायुवीर क्या है, थोड़ा सा बताइएगा प्लीज़। इसमें देखिए वही है कि आपको 4 साल के लिए वो रखा जाएगा डिफेंस में, और उसके बाद उसमें से सर्टेन जो करना चाहेंगे या उनके पैरामीटर्स पे एलिजिबल होंगे, उनको मर्ज कर लिया जाएगा, बाकी को एक हैंडसम अमाउंट देके रिटायर कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से इसे हम कह सकते हैं जैसे कि हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में इंटर्न्स होते हैं, ट्रेनी। तो आपको पूरा आर्मी का एक्सपोजर जब मिल गया, आपको एक स्टैम्प लग गया है कि यू आर एक्स एयरफोर्स या एक्स आर्मी, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी या स्टेट गवर्नमेंट भी आपको हंस के अपने आप में मर्ज करता है। ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई। तो मतलब अग्निवीर एक सुना था मैंने, ये भी वैसे ही होता है? सेम है। ओके। तो वायुवीर, अग्निवीर और कौन सा? नेवल का ये है ना, तीनों का मेन तो ये है कि 4 साल में एक तो देखिए आपको एक ट्रेंड किया जा रहा है डिफरेंट ट्रेड्स में। दूसरा है कि बाहर जब आप आएंगे, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है कि वो सभी को अपना उसमें मर्ज करेंगे जितने भी रिटायर होंगे। अच्छा। और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज भी दे आर मोर देन हैप्पी टू टेक यू इन।
कि उन्हें पता है कि एक सिविलियन को लेना है और एक एक्सपीरियंस डिफेंस पर्सनल को लेना, तो जमीन आसमान का फर्क रहेगा। फर्क है, मतलब एक प्रॉपर उनका लाइफस्टाइल हो जाता है। और मेरे ख्याल से ऐसे ही नहीं ले लेंगे किसी को, कोई अगर अग्निवीर में जाना चाहे, वायुवीर में जाना चाहे, तो उसको ऐसे ही नहीं ले लेंगे। उसका एक सेट ऑफ पैरामीटर्स होते होंगे जिससे वो एग्जामिनेशन क्रॉस करके जाते होंगे। वेरी ट्रू। और उसके बाद जब आप ट्रेनिंग करके आए हैं, आप 4 साल उस इन्वायरमेंट में रह के आए हैं, वैसे भी बोलते हैं ना जी कि 21 दिन अगर हम किसी भी एक्टिविटी को साइंटिफिकली से प्रूवन, तो हमारी लाइफस्टाइल में वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है, हमारी आदत बन जाता है। ये तो 21 दिन नहीं, या तो 4 साल आप डिफेंस के साथ बिता के आ रहे हैं, तो आपका लाइफस्टाइल तो पूरा चेंज हो ही चुका है। कितनी एज मतलब एज लिमिट है यहाँ पे जाने की? ज़्यादातर वही 16.5-17 साल से लेके 22-23 साल तक होता है। मैं आपको बताऊँ, बचपन में मैं आर्मी में जाना चाहता था। हाँ जी। बट मेरी माता जी मुझे अलाउ ही नहीं की, बोली कि नहीं बेटा, आर्मी में कैसे जाओगे, तू तो इतना खाता पीता भी नहीं तुझे तो वो सिलेक्शन ही नहीं देंगे। सो मैंने एक बार ट्राई भी किया था, तो सही बात सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं हालांकि दौड़ता था सुबह 4 बजे और गंगा जी के किनारे रेत पे। हाँ जी। मैं और मेरा एक दोस्त, तो उसका सिलेक्शन हो गया। हाँ जी। वो शायद ज़्यादा ही मेरे से ज़्यादा मेहनत करता था। देखिए भगवान ने किसको कहाँ पहुँचाना है उसको हमारी मुलाकात करानी थी और इस जरिए करानी थी, इसलिए आपको वहाँ नहीं जाने दिया, अदरवाइज मुलाकात कैसे होती। बट मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरी बेटी अगर कभी बोले कि मुझे आर्मी में जाना है या इसमें एयरफोर्स में जाना है, तो एटलीस्ट 4 साल के लिए तो वो जा सकती है। नहीं, देखिए एक आपको डिसिप्लिन लाइफ जीने का तरीका बता देते हैं ना। बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस थिंग। अब मुझे आप ये बताइए कि साइकिलिंग में आने से पहले आप जैसे इसमें थे, ठीक है, किसने मोटिवेट किया आपको, किसने इंस्पायर किया कि यार साइकिलिंग में जाना है, मुझे साइकिलिंग करना है? देखिए जैसे मैं बता के हटना हूँ, पहले तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो पापा ही थे। जैसे अगर आपके पापा के पास गाड़ी है और वो आपको चलाने नहीं दे रहे हैं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, तो आपके मन में ढकी छुपी इच्छा होती है कि यार मैं बड़ा हो जाऊँगा ना, तो मैं गाड़ी लूँगा, खूब चलाया करूँगा जैसे ह्यूमन टेंडेंसी। तो होता है। उस समय साइकिल एक बड़ी वैल्यूएबल पोजीशन हुआ करती थी। स्कूटर या लूना भी गांव में किसी के पास देखने को मिलती थी। लूना चलाया आपने? हाँ। मैंने भी तो वो भी लग्जरी थी, ये सब चीज़ें स्कूटर और ये लग्जरी थी। एसेंशियल चीज़ें, जो एसेंशियल और वैल्यूएबल पोजीशन थी, वो साइकिल थी। तो डैडी जी हमें अपनी साइकिल को जल्दी से हाथ नहीं लगाने दिया करते थे। वो सो जाते थे तो तब हम साइकिल उठा के भागते थे, क्रंची चला के 4-5 जगह गिरा के आया करते थे। वो पता चल जाता था उनको कि यहाँ साइकिल चला के आया है, तो फिर कभी कभी मार भी पड़ा करती थी। तो अपने को यही था कि थोड़ा बड़े हो जाएंगे, सैलरी मिलेगी तो साइकिल लेनी है। तो वही मैंने जैसे ही पहली सैलरी मिली, हीरो हॉक साइकिल और एक मिठाई का डिब्बा लेके घर आ गया था। क्या बात है। तो उसके बाद फिर एयरफोर्स में चला गया, डाइवर्सिफिकेशन आ गई। उसके बाद थोड़ा इस तरह से दूर हो गया, नेचर ऑफ ड्यूटीज दूसरी हो गई। फिर कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें एक्सीडेंटली आपको जहाँ आपने पहुँचना होता है वहाँ ले जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। एयरफोर्स छोड़ने के बाद मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला जॉब ज्वाइन कर लो, क्यों रीसेटलमेंट डिफेंस पर्सनल के लिए काफ़ी इजी होता है। और मोस्टली बैंक्स में आप देखेंगे आपको काफ़ी एयरफोर्स आर्मी पर्सनल मिलेंगे, नेवी पर्सनल मिलेंगे, या पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में। लेकिन मैं कहा नहीं यार, मैं तो बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे, मैं 10 to 5 वाली जॉब नहीं कर सकता यार, मेरे बस की बात नहीं है। एक तो बॉडी बिल्डर का आपको पता है टेम्परामेंट दूसरा होता है, किसी से ज़्यादा सुन नहीं सकते हैं। थोड़ा होता है ना, मेरी बॉडी है, मैं किसी से गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होता, गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें गलत हो रही है। और तो फिर मैं तो एक फ्रेंड था, वो कहता यार इंश्योरेंस सेक्टर कर लो, तुम अपना बॉस खुद रहोगे। पहले तो मैं नहीं माना, मैं कहा नहीं यार, इंश्योरेंस में और बैंक में बहुत झूठ झाट बोलते हैं सारे नहीं बोलते लेकिन मोस्टली। देखिए बात ये है कि हर काम बहुत शिद्दत से अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत मज़ा आता है। हाँ जी। लेकिन जब आप अपनी केवल फ़ायदे की बात सोचने लगते हैं तो फिर गलत काम होने लगता है अपने आप। देखिए अगर आप कभी भी किसी भी प्रोफेशन में, हम किसी प्रोफेशन का नाम लिए बिना बात कर रहे हैं, अगर आप दूसरे का भला सोचेंगे तो एक तो आप ऊंचाइयां छुएंगे और दूसरा लोग आपको ढूंढेंगे। बिल्कुल सही बात है जी।
तो सेम वे दोस्त के कहने पे मैंने इंश्योरेंस सेक्टर ज्वाइन कर लिया। अभी मैं बाय प्रोफेशन इंश्योरेंस एडवाइजर ही हूँ। LIC और स्टार हेल्थ वगैरह को देखता हूँ। और लोगों को मेरे से शिकायत क्या रहती है कि यार एजेंट हमारे पीछे रहते हैं कि बीमा करा लो, और हम तेरे पीछे रहते हैं, तू टाइम ही नहीं देता है। क्योंकि कम साइकिलिंग चला रहे आप तो साइकिलिंग कर साथ में मैं क्या है कि जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं मैं बिलीव करता हूँ कि बजाय अगर आप मेरे पे यकीन कर रहे हैं तो मुझे जो भी नेगेटिव है सेल क्लोज करने का मुझे टेंशन नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव्स मुझे आपको पहले बता देने चाहिए। आप मेरे पे विश्वास करके आपने मुझे अपने घर बुलाया ना, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की जिम्मेवारी आप मुझे दे रहे हैं। आप एक तरह से इनडायरेक्ट वे में अपने परिवार का भविष्य आप मेरे भरोसे प्लान कर रहे हैं, तो मैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट लेके आपको क्यों प्लानिंग बताऊं। सही बात है। और सच ही होता है। उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको याददाश्त रखने की जरूरत नहीं होती। एक बार भी वही बात निकलेगी, 10 साल बाद भी वही बात निकलेगी। तो और जनरली लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। किसी भी प्रोफेशन में देख लीजिए, आप इधर तक पहुंचे हैं, आपके चैनल का नाम है, तो उसके पीछे कितनी मेहनत आपने की है वो आप ही को पता है। सर आपके टी शर्ट में ना कुछ चीज़ें लिखी हुई है, मैं देख सकता हूँ, जैसे अयोध्या लिखा है, जीरकपुर लिखा हुआ है, पंजाबी में कुछ लिखा हुआ है, बताइए ज़रा ये क्या है। सर एक्चुअली मैं पिछले साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे साइकिलिंग तो साथ करते ही हूँ, साथ में जो मुद्दे दूसरे होते हैं उसको भी उजागर करने का प्रयास करता रहता हूँ। जैसे तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे मैं यही संदेश लेके जीरकपुर से अयोध्या जी गया था। अयोध्या आप साइकिल से गए हो, राइट? अयोध्या जी लिखा हुआ है। अयोध्या जी साइकिल से गया। अकेले गए थे? राम जी साथ थे, बाकी तो अकेला ही गया था। क्या बात है, राम जी तो हमेशा साथ ही हैं। सो मुझे एक चीज़ बताइए सर, चलो अयोध्या जी गए तो ये सड़क से गए, कभी पहाड़ों पे आप गए हैं साइकिल से? हाँ जी, कसौली मोरनी में जाता रहता हूँ। देखिए अगर आपको अपना स्टेमिना बिल्डअप करना है ना, प्लेन में आपका स्टेमिना बिल्डअप नहीं हो पाता। मेरे गुरु हैं गौतम लाल जी, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। वो बताते हैं कि आपको अगर अपना स्टेमिना बिल्डअप करना है तो आपको एलिवेशन करनी है, स्पीड तभी आ पाती है। अच्छा। मसल आपके जैसे जिम में जाने से आपके मसल डेवलप होते हैं, सेम आप जब एलिवेशन मारते हैं तब आपके थाइज मसल और साइकिलिंग के लिए जो रिक्वायर्ड मसल है, स्टेमिना एंड्योरेंस है, वो बनती है। तो हम SR के लिए भी उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था और हमेशा करते हैं। और वो ओपन हैंड की तरह हैं, जैसे सिटी ब्यूटीफुल का ओपन हैंड है ना, तो सभी को, मेरे को क्या, सभी को, साइकिलिस्ट को बहुत मोटिवेट करते हैं। तो पहाड़ों पे जाना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपका स्टेमिना बनता है, स्पीड आती है। तो पहाड़ों पे जाने में अकेले डर नहीं लगता? कभी कभी जानवर आ जाते हैं, रात बिरात आप जाते हैं, दिन में जाते हैं, कब जाते हैं? देखिए मेरा मानना ये है, पहली बात तो मैं डिफेंस से हूँ, तो मरने का तो खौफ है नहीं है। दूसरा, गीता बहुत पढ़ी थी। मेरी सिस्टर की डेथ हो गई थी 88 में, तो उस समय डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ फेज था मेरी लाइफ के लिए। तो मुझे किसी ने गीता सजेस्ट की थी, और गीता आपको पता है महाग्रंथ है, सभी ग्रंथों का बेसिस उसी में है। काफ़ी अभी तो बिजनेस स्कूल्स भी उसको फॉलो करते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस फॉलो करते हैं। तो उसमें भी यही बोला गया है कि मरना तो हमने एक ही बार है, और किश्तों में क्यों मरना है, एक ही बार मरेंगे। अगर कुछ होना है तो यहाँ बैठे बैठे भी हो सकता है। अब थाईलैंड में आपने देखा ही है ना, भूकंप आया, लोग घरों के अंदर ही बैठे थे, चले गए। तो हम लोगों को डेली जाता देखते हैं, लेकिन जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। तो सेम ये है कि जो आपका पैशन है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने एक्चुअली इसलिए ये पूछा, अभी 2 दिन पहले मैं मोरनी गया था। हाँ जी। मोरनी हिल्स पंचकुला में है, आपको पता है। सुबह के 5 बजे मैं निकल गया था। हाँ जी। 5:30 बजे मैं मोरनी में था, और मोरनी से ऊपर पहाड़ की तरफ से एक लड़की आ रही थी साइकिलिंग करके। हाँ जी। और जैसे आपने ड्रेसअप किया है वैसे वो की हुई थी। सो मैंने उनको रोका, और उनके साइकिल पे सब कुछ था, मतलब बिस्तर उस्तर सब कुछ था। मेरे से वो पूछ रही थी पंचकुला किधर जाना है, मैंने कहा इधर से ही जाना है। तो मैंने बोला कि आप क्या करते हो, तो बोले साइकिलिंग, यहाँ पे कल रेस था तो इसलिए आई थी। तो मैंने उनसे पूछा, हमने कहा हाईएस्ट अभी तक कहाँ आपने साइकिलिंग की है? तो उन्होंने कहा साउथ अफ्रीका। मैं इंडिया से साउथ अफ्रीका साइकिल से गई हूँ। अमेजिंग बात। फिर उसके बाद मैंने बोला कि इधर से आप आ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोरनी में रात में मना किया जाता है जाने से। और जिस समय मैं गया था उसी समय 2 हिरन और कई बंदर, कई खूंखार कुत्ते, बहुत अजीब ढंग के कुत्ते होते उधर की तरफ। तो मैं ये सोच रहा था, एक लड़की होके उसके चेहरे पे कहीं से भी कोई डर नहीं दिख रहा था, और
वो मोरनी की तरफ से आ रही, पहाड़ों की तरफ से, सुबह के 4:30 बजे 5 बजे निकली होगी, साउथ अफ्रीका में साइकिलिंग करके गई। मतलब मुझे लगता है कि साइकिलिंग से आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट हो जाते हैं। मैं आपको अपने पिताजी का उदाहरण देता हूँ हम्म। कि मेंटली एंड फिजिकल एंड्योरेंस का प्रैक्टिकली। हम्म। मेरे पिताजी जब 8 साल के थे तो मेरे दादाजी का देहांत हो गया था। ओ। मेरी सिस्टर 15 साल की थी तब उसका देहांत हो गया था। मेरे मम्मी 53 ईयर्स के थे तब उनका देहांत हो गया था। ये तो हो गया इमोशनली सेटबैक जो मेरे फादर साहब ने सहे। हम्म। उसके अलावा फिजिकली मेरे पिताजी को 3 कैंसर थे, यूरिन बैग लगा हुआ था, किडनी में सिस्ट थी। 12 साल उन्होंने इन सभी बीमारियों का और इन सब चीज़ों का सामना किया है। अभी 15 जनवरी को ही वो हमें छोड़ के गए हैं। तो साइकिल, आपको कहने का भाव मेरा यही था कि सिर्फ मेंटली नहीं, फिजिकली नहीं, मेंटली और इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग बनाती है। इवन जब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ 15 जनवरी, जब मुझे फ़ोन आया उस समय मेरे फ्रेंड के ढाबे का उद्घाटन था। मैं घर से 67 किलोमीटर दूर था साइकिल से खमानों से आगे था। बेटे का फ़ोन आया 1:45 के लगभग कि डैडी जी नहीं रहे। तो एक बार तो आपकी दुनिया ख़त्म हो जाती है, क्योंकि पिछले 9 साल से हम बाप बेटा साथ ही सो रहे थे। और जनरली लोग पूछते थे कि पिताजी आपके साथ रहते हैं, तो मेरा जवाब हमेशा ये रहता था, मैं पिताजी के साथ रहता हूँ। मेरी औकात नहीं कि मैं पिताजी को रख सकूँ। वो उनकी ब्लेसिंग है, वो मेरे साथ रह रहे हैं, मैं उनके साथ रह रहा हूँ। और रात को मेरा हाथ पकड़ के सोया करते थे और जाते ही उनका पहला क्वेश्चन होता था, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी साइकिलिंग की, उन्हें बड़ा क्रेज रहता था कि आज कहाँ गया था, किन लोगों से मिला। तो मैं जैसे आपको बोला है कि उन प्राप्तियों को कोई फ़ायदा नहीं। मेरे को फ़ॉरेन घूमने का कोई शौक़ नहीं है। अब फ़ॉरेन घूमते हैं तो उससे समाज को क्या मिलता है? मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, सभी का अपना अपना शौक़ होता है। अपने पैशन को हर कोई अपने ढंग से जीता है, लेकिन मेरा पैशन जो है और मेरा जो जीवन का मकसद, जैसे आप पूछ रहे हैं, मेरा मकसद है कि समाज में थोड़ा चेंज लेके आना। अगर मैं 2 लोगों को हेल्थ की तरफ ले आया, 2 लोगों को हेलमेट पहनाने से उनका एक्सीडेंट हुआ वो बच गए, तो मेरी यही प्राप्ति है। आपने जैसे बोला कि पिताजी के साथ मैं रहता हूँ, मेरी आंखों में पानी आ गए। ये बात बड़ी बात है कि हम अपने पापा को अपने साथ नहीं रखते, हम उनके साथ रहते हैं। अगर ये हर एक बंदा सोच ले, मतलब आज के टाइम पे इतना गंदगी हो गई है, लोग अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। सर, और कहना नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू ऑफेंड समवन। आप किसी भी वृद्धाश्रम में चले जाइए तो ज़्यादातर बड़े बड़े घरों के ही माँ बाप उधर मिलते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स के मिलते हैं। मिडिल क्लास फैमिली आज भी कोर वैल्यूज़ को महत्व देती है, उनको वैल्यू करती है। तो आपने जिस दिन आपके पिताजी का उस दिन भी मैं वही बता रहा था, 67 किलोमीटर हुए थे। मुझे पता है कि मैंने किस तरह वो बाकी के 33 किलोमीटर पूरे किए और फिर उसके बाद लिफ्ट लेके घर आया। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार जिस दिन किया है 16 तारीख को, रात को 8 बजे मैंने साइकिल उठाई है और 2 बजे 100 किलोमीटर पूरे करके आया हूँ। मेरी बेटी ने नाराज़गी भी प्रकट की कि उन्हें अटपटा लगा कि पिताजी का देहांत हुआ, आज अंतिम संस्कार हुआ है, ये फिर भी साइकिल उठा के जा रहा है। तो मैं मन ही मन, क्यों, आपके माँ बाप भगवान का ही दर्जा होते हैं, तो उनसे प्रार्थना की और भगवान से मैं क्या, अगर मैं गलत कर रहा हूँ, मेरी साइकिल रात को ख़राब हो जाए, इतनी इंडिकेशन मेरे लिए काफ़ी होगी कि मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन वो आज तक नहीं ख़राब हुई। जब उनके फूल लेके जाने थे तब भी रात को मैं 1 बजे निकला हूँ, 7 बजे अपने 100 किलोमीटर करके उसके बाद शमशान भूमि गया हूँ, अपने जो रिचुअल्स होते हैं वो किए, और उसके बाद हरिद्वार परिवार के साथ गया हूँ। क्रिया थी उस दिन भी, रात को 12:30 बजे निकला हूँ, 6:30 बजे करके वापस आया हूँ, उसके बाद क्रिया के लिए गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर मुझे पता था कि मेरे पिताजी को इसी चीज़ से खुशी मिलती थी और उनकी तरफ से इंडिकेशन भी यही था, मैं प्रार्थना यही की, अगर मैं कहीं गलत जा रहा हूँ तो ये साइकिल ख़राब कर दीजिए, मैं समझ जाऊँ कि मैं गलत कर रहा हूँ। वो आज तक नहीं ख़राब हुई। दूसरा, मैं अपने बच्चों और दूसरे बच्चों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ, भगवान ना करे ऐसी परिस्थिति कभी भी आपके पास आए,
लेकिन अगर आ भी जाती है तो आपको अपने दिल पे पत्थर रख के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। क्योंकि मेरे घर आने से मेरे पिताजी तो उठ के नहीं आने वाले थे। उन्हें मेरी खुशी यही होती है। मेरे अखबार में न्यूज़, बेटी ने एक बार उनका छोटा सा वीडियो बनाया था कि डैडी जी आप अखबार में क्या देखते हो? कहते तेरे पापा की न्यूज़ आती रहती है तो वो पढ़ता हूँ। तो आप अच्छे काम कीजिए जिससे आपके माता पिता को खुशी मिले। आपने ज़िंदगी में जो लक्ष्य निर्धारित कर दिया उससे पीछे ना हटें। आपके माध्यम से एक और मैं अपनी जीवन के जो मैंने 2 प्रिंसिपल बनाए हुए हैं स्कूल कॉलेजेस में शेयर करता हूँ आपके माध्यम से, वो भी आपके दर्शकों को शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं वेरी फर्स्ट टाइम बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेज पे जाने लगा तो मुझे शर्म आई, क्योंकि ऐसे पहनावे में कभी गए नहीं थे। तो मैं वापस आ गया तो हमारे कोच थे, उन्होंने बोला क्या हुआ? मैं कहा सर ऐसे नहीं मैं जा सकता हूँ। तो कहते आज तुम्हें मैं दोस्त सीख देता हूँ, उसको आप गांठ बांध के रख लो तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। पहली बात यह है, जिंदगी में गर्मी सर्दी और बेइज्जती यही सबसे बड़ी हिंड्रेंस होती है, इसको भूल जाओ। गर्मी सर्दी और बेइज्जती, ज़्यादातर चीज़ें यही आपकी रुकावट होती हैं। आप सोचते हैं कल को ये करूँगा नहीं, या गर्मी में होता है या सर्दी में होता है, थोड़ा मौसम सही हो जाए, या फिर लोग क्या सोचेंगे यार। मुझे भी काफ़ी लोगों ने बहुत बोला था पागल हो गया, या तभी बोला था यार एयरफोर्स मत छोड़, कार से सीधा साइकिल पे आ गया ना। दूसरी बात, जब आप कोई अपना टारगेट ले लेते हैं सर लाइफ का, हर आदमी का अपना अपना टारगेट होता है, तो आप गूंगे बहरे बन जाइए। उसके बाद बहरे इसलिए क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा आएंगे। आपने सोचा कि मैंने यूपीएससी करना है या एसएसबी करना है, तो लोग आपको सहयोग कम देंगे, क्रिटिसाइज ज़्यादा करेंगे आपके डिसीजन को। तो आपको बहरे बनना है, उनकी बातें सुननी नहीं है। आप अपन फोकस रहिए, अर्जुन की तरह। उसको मछली की आँख ही नज़र आती है। और गूंगे इसलिए सर, जो आपने टारगेट लिया है अपनी लाइफ का, वो आपको पता है ना क्यों लिया है। अब दूसरे आदमी को क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं, उसके ऊपर अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? वो एनर्जी आप अपने टारगेट के लिए वेस्ट कीजिए ना। ट्रू। तो ये मैंने 2 सिद्धांत बना रखे हैं, तो सभी को कहता हूँ कि आप इन 2 सिद्धांतों का पालन कीजिए, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक बात बोली थी अभी, एसआर वाली बात, ये क्या है? सर एक ना सुपर रेंड्योर करके टाइटल होता है। देखिए हर गेम में होता है कि मैं जो इसके रिकॉग्नाइज पदवी है, जो रैंकिंग है, उसको प्राप्त करूं। तो मुझे पता चला साइकिलिंग का, और 100 किलोमीटर ही क्यों, दोनों बातें आपको बताता हूँ। एसआर होता है सुपर रेंड्योर, एक टाइटल होता है साइकिलिस्ट के लिए, वो एक प्राउड होता है, आप अपने नाम के आगे लगा लेते हैं। क्योंकि स्कूल कॉलेज में खाली आप साइकिलिंग कर रहे हैं, इतने से लोग प्रभावित, बच्चे स्पेशली नेक्स्ट जनरेशन को आपको अपनी अचीवमेंट दिखानी होती है स्कूल कॉलेज में जाके, हाँ भाई मैं ये हूँ। तो कहते हैं यार साइकिल तो दुनिया चलाती है, आप चला रहे हो तो इसमें क्या बड़ी बात है। तो एसआर के लिए, एक एसआर का टाइटल लेने के लिए आपको ऑडेक्स इंडिया पे रजिस्टर करना होता है, 750 फीस पे करनी होती है। फिर उनसे एसोसिएटेड 82 क्लब्स हैं, उन क्लब्स के थ्रू आपको 200, 300, 400 और 600 किलोमीटर करना होता है। अच्छा। 200 किलोमीटर के लिए आपको 13.5 घंटे मिलते हैं। आप अगर क्लब हैं तो आप मुझे रूट देंगे, फी चार्ज करेंगे और बताएंगे यहाँ से शुरू करना है, यहाँ ख़त्म करना है। बीच में आप रैंडम चेक भी करेंगे कि साइकिल ही चला रहा है, कहीं लेफ्ट लेके तो नहीं आ रहा है। तो वो आपकी जिम्मेवारी है। उसी के लिए आप मार्शलिंग के लिए और रूट मैनेजमेंट के लिए, और आप मेरी जेन्युइन थी राइड, उसको ऑथेंटिकेट करते हो, तभी वो राइड मानी जाएगी। और 300 किलोमीटर के लिए 20 घंटे मिलते हैं, और सेल्फ असिस्टेड राइड होती है, कोई सपोर्ट नहीं होती, आपको खुद ही सब कुछ मैनेज करना है। और 400 किलोमीटर के लिए आपको 27 घंटे मिलते हैं, 600 किलोमीटर के लिए आपको 40 घंटे मिलते हैं। तो इस टाइम, और इसमें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होता। मान लीजिए 400 किलोमीटर के लिए हम निकले, आपने 27 घंटे के बजाय वो 15 घंटे में पूरी कर ली, और मैंने पूरे 27 घंटे लगाए। मैं जनरली उतना ही लगाता हूँ, पूरा टाइम लेता हूँ, क्योंकि मैं उस पीढ़ी से हूँ। पिक्चर्स हॉल से तब बाहर निकलते थे जब थिंड लिखा आता था, दी एंड। हम सोचते थे पैसे अभी पूरे हुए। तो मैं सोचता हूँ कि साइकिल पे आया हूँ तो मैं एंजॉय करने के लिए आया हूँ, लाइफ को फील करने के लिए आया, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए आया हूँ। मैं इवन इसमें भी जाता हूँ, राइड में भी मैं भूल जाता हूँ, एक कंपटीशन में आया हूँ, वहाँ भी अपना लेक्चरबाजी में लगा रहता हूँ।
तो जब आप ये कर लेते हैं तब आपको एक SR मिलता है। तो आपके बाद मैं ट्राई सिटी का पहला हूँ, श्रेय मेरे गुरु गौतम लाल और साइकिल गिरी फैमिली और CCA क्लब है अम्बाला, वो मेरा पहला क्लब था। इन सभी को जाता है जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और हमेशा करते हैं। इन्हीं की वजह से मैं 7 बार SR बन चुका हूँ। 7 बार ये SR मैं 7 बार कर चुका हूँ। ये ऑल ओवर इंडिया में होता है, सब जगह होता है? सभी जगह होता है। 82 क्लब्स हैं। जरूरी नहीं आपने 200 किलोमीटर पटियाला से की है, 300 किलोमीटर के लिए आप लुधियाना के क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, 400 किलोमीटर के लिए आप बठिंडा के क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, 600 किलोमीटर के लिए आप सोनीपत का क्लब है वो जा सकते हैं। जैसे मैं किन किन क्लबों को से कर चुका हूँ, पटियाला, लुधियाना, जलंधर, बठिंडा, सोनीपत, नोएडा, गुड़गांव, इन सभी क्लबों से मैं राइड कर चुका हूँ। ओके। तो तब आपको एक SR के लिए आपको एक सेट 200, 300, 400, 600 का करना होता है। तो ये मैं 7 बार कर चुका हूँ। अच्छा। उसके अलावा जो मैं साइकिल चला रहा हूँ, GRC कंपटीशन होता है, जॉइंट साइकिलिंग राइड। ओके। 2023 में हुआ था, हर साल होता है। तो जॉइंट साइकिल जो है ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी है और वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ साइकिल है, साइकिल्स। तो उन्होंने कंपटीशन लॉन्च किया था जिसमें 10,000 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया था। वर्चुअल राइड उठा रहे थे स्ट्रावा से ही। वर्चुअल राइड क्या होता है? वर्चुअल राइड होता है सर, जो आप ऐप के थ्रू राइड कर रहे हो, आपका ऑर्गेनाइजर उसी ऐप को रिकॉग्नाइज कर रहा है, वहीं से आपकी राइड फेच कर रहा है। मतलब एक्चुअल में आप साइकिलिंग कर रहे हैं? एक्चुअली मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, वो वर्चुअल कंपटीशन है। सॉरी, राइड नहीं, कंपटीशन वर्चुअल है, राइडिंग एक्चुअल भी ओरिजिनल है। ओके, राइड एक्चुअल है। आप वर्चुअल राइड ने, सॉरी हियर आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, इट्स ए वर्चुअल कंपटीशन। राइड्स आपको एक्चुअल करनी पड़ेगी। ठीक है। तो वो मुझे लगा ऐसा तो नहीं कि वो गेम खेल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। हियर आई वाज रॉन्ग, दैट वाज वर्चुअल कंपटीशंस। जितने भी होते हैं वो आपकी और एक्चुअल राइड्स को वर्चुअली उठा लेते हैं ऊपर। और तो उसमें 10,000 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया था, एंड विद गॉड ब्लेसिंग एंड माय फादर ब्लेसिंग आई केम फर्स्ट इन इंडिया। ओह माय गॉड। और 10,000 साइकिलिस्ट थे उसमें और मैं नंबर 1 पे रहा। मैंने 11 हफ्ते में 10,371 किलोमीटर साइकिलिंग की थी। क्या बात है। और 100 किलोमीटर का जो आइडिया आया, तो शुरू में जब मैंने साइकिलिंग की तो एक्सीडेंटली कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एक्सीडेंटल शुरू होती हैं, वो अपने आप आपको वहाँ पहुँचा देती हैं। बेटे को साइकिल लेके दी, तो बेटे ने कुछ दिन चलाई और उसके बाद साइकिल खड़ी कर दी। तो फौजियों को आदत होती है ना अपनी चीज़ों को मेंटेन करने की। तो मैंने 2-3 बार उसके टायर ट्यूब चेंज कराए, फिर खड़ी होती है तो फिर ख़राब हो जाती है। तो एक दिन मैंने इस गुस्से में साइकिल उठाई, ठीक कराई थी, माता मनसा देवी मत्था टेकने आ गया। तो अच्छा लगा इतने सालों बाद साइकिल चलाना। तो मैं कहा यार इसमें तो मज़ा ही बहुत आता है। मैं इतने साल से अपने जो जिसे बोलते हैं परमानंद, उसको भूल के बैठा हुआ था, कहाँ गाड़ी घोड़ी के चक्कर में पड़ा हुआ था। 12-15 हज़ार हर महीने पेट्रोल फूक रहा हूँ। उसके बाद मैं अगले संडे गुरुद्वारा नाडा साहब चला गया। फिर मैंने रूटीन बना लिया कि हर संडे तो मैंने साइकिलिंग करनी, चाहे बारिश आए कुछ भी आए, शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मैंने खोजबीन शुरू की। आप किसी प्रोफेशन में जाते हैं, सोचते हैं यार इसमें क्या अचीवमेंट्स हैं, कहाँ तो मैं रिकॉर्ड्स क्या हैं। तो मैं देखा कि एक परमिंदर सिंह सिद्धू जी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, उनका बहुत नाम है। उन्होंने 607 दिन कंटिन्यूस चलाई थी, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज था। 607 दिन साइकिलिंग की है, 100 डेज डेली। ओह माय गॉड, 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर्स डेली। तो आप कहीं उनका रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे? नहीं, वो तोड़ चुका हूँ। अच्छा। तो वो सर को जिस दिन मैं बराबर किया था, उस दिन में बहुत सज्जन पुरुष हैं, उस दिन ही मैंने उनको फ़ोन किया। मैं कहा सर आप अगर रिकॉर्ड बनाते ही ना तो मेरे तोड़ने का मन ना करता। आप प्रेरणा स्रोत रहें। देखिए अगर आप कुछ रिकॉर्ड बनाते हैं, माइलस्टोन सेट करते हैं, तभी लोग उसको तोड़ पाते हैं। आपने कुछ बनाया नहीं तो कौन तोड़ेगा उसको। सही बात है। तो मैं उनका कहा सर आज आपके आशीर्वाद सिर्फ प्रभु के, डैडी जी के, मैं आज आपका रिकॉर्ड इक्वल करने जा रहा हूँ जिस दिन मेरा 607वां दिन था। क्या बात है। उसके वजह नेक्स्ट डे तोड़ने जा रहा, तब भी उनसे परमिशन ली। मैं कहा सर आज आपका रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा हूँ। तो फिर आज मेरा 1064वां दिन है। 1064वां दिन, 1000 दिन से भी ज़्यादा दिन अब हर दिन 100 किलोमीटर गाड़ी यानी साइकिल चलाया है। ओह माय गॉड। और टोटल किलोमीटर 1 लाख। सुन रहे हो राजू, जिम छोड़ दो भाई अब। टोटल किलोमीटर 1,37,609 किलोमीटर कर चुका हूँ मैं। ओह माय गॉड। तो अच्छा, सब कुछ रिकॉर्डेड है?
सब ऐप कुछ पर। रिकॉर्डेड है ऐप पे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है तो कि fake कोई नहीं है, आपको it's not- चैलेंज कर दे कि भाई आप झूठ बोल रहे हो। ना, सही है। मुझे पंजाबी यूनिवर्सिटी भी सम्मानित कर चुकी है। एसएसपी सुनीता रानी है जिनका अपना रिकॉर्ड है, वो पद्मश्री हैं, अर्जुना अवार्डी हैं। उन्होंने एसएसपी एसएसपी सुनीता रानी वो भी साइकिलिंग करती नहीं है? साइकिलिंग करते, वो उनको ट्रैक क्वीन कहा जाता है इंडिया की, ट्रैक क्वीन? ट्रैक क्वीन। क्यों? उन्होंने 1600 मीटर जो एथलेटिक्स इवेंट होता है, उन्होंने एशियन गेम में 4 मिनट 6 सेकंड में पूरा किया था। मोहाली में भी उनका नाम लिखा हुआ है, सुनाम में संगरूर में भी लिखा हुआ है। इस समय वो कमांडेंट हैं वन, और उनका रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा है। उनको पीछे इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वाले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देके गए हैं, ओह माय गॉड। तो वो भी सम्मानित कर चुके हैं मुझे। मुझे ये बताइए कि अगर किसी को ओलंपिक्स में जाना हो हाँ जी, साइकिलिंग में, हाँ जी। तो किस एज से शुरुआत करना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए? देखिए, छोटी एज से ही करना चाहिए शुरुआत, क्योंकि बड़ी एज में तो आके फिर आपका वो होता है कि वेटरन्स कैटेगरी में आ जाते हैं। मास्टर्स, वो उनकी गेम्स अलग होती हैं, जैसे पैरा ओलंपिक्स होते हैं, जैसे वेटरन्स का होता है। बच्चों के लिए या युवाओं के लिए तो आपको बचपन से ही अपनी लाइफ को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, तभी आप पहुंच पाए। और गेम्स का खाली यही फ़ायदा नहीं होता है, जैसे मैं आपको बताया अभी एसएसपी सुनीता रानी जी के बारे में, वो एशियन गेम में गोल्ड मेडल लेके आए थे, तो उनको डायरेक्ट डीएसपी भर्ती किया गया था। उसके बाद बात उनको है। अर्जुना अवार्ड मिला, पद्मश्री मिली। ऐसे ही ममता सोधा जी हैं यहाँ पे, ममता सिंह जी, पंचकुला डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर हैं। वो जितने भी माउंटेन हैं वर्ल्ड के सभी क्लाइंब कर चुकी हैं। तो मतलब ये उनको है भी कि DSP साइकिलिंग करते करते आपके हर्ष पुष्ट तो रहोगे ही, और एक अच्छी प्रोफेशन भी ऑफिसर मिल के सकता है। क्या कि बात है। अच्छा गेम्स के थ्रू आप अपना कैरियर भी बना सकते हैं। अमेजिंग, बहुत अच्छा। और काफ़ी स्टेट्स जो हैं रिकॉग्नाइज करती हैं, अपना हमारी इंडियन गवर्नमेंट कैश अवार्ड देती है। आपने देखा ही होगा, अभी एशियन गेम्स या इसमें जाते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ रुपया कैश अवार्ड मिलते हैं, साथ में उनको जॉब देते हैं। सो अगर किसी को ओलंपिक्स में जाना हो तो उसको कहीं रजिस्टर करना पड़ता है? नहीं, पहले तो सर प्रैक्टिस करके वही रहता है ना, सीधा तो आप ओलंपिक में नहीं जा सकते हैं। पहले आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोजीशन लानी पड़ेगी, फिर स्टेट लेवल पे, फिर आपको नेशनल टीम में अपनी जगह बनानी पड़ेगी, फिर नेशनल लेवल में आप रिप्रेजेंट करेंगे, तभी आप टीम में आएंगे ना, तभी आपका नाम आपकी अचीवमेंट्स को देख के भेजा जाएगा। तो ये कौन कराता है यहाँ? मतलब यहाँ पे कौन सी कम्युनिटी है जिसको हमें ज्वाइन करना चाहिए अगर ओलंपिक्स में जाना है तो? देखिए सर, आपको पर्टिकुलर उस गेम की फेडरेशन को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ के कोच, उसकी कोच से वो लेनी पड़ेगी। फिर जैसे इंडियन ओलंपिक कमेटी है, वो सिलेक्ट करती है कि किस किस गेम्स के किस किस खिलाड़ी का जो है अचीवमेंट आउटस्टैंडिंग है, जिनका नाम, आप जब ओलंपिक के लिए जा रहे हैं तो अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप में उतना कैलिबर और उतनी क्वालिटीज़ और वो तो होना चाहिए ना, कि आप वहाँ जाके सिर्फ घूम के नहीं आएंगे, शॉपिंग करके नहीं आएंगे, देश के लिए नाम लेके आएंगे। देश के लिए नाम रोशन करना है। आपका अगला सबसे बड़ा टारगेट क्या है? देखिए, मैं अब रिकॉर्ड बनाने का तो मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है। शुरू में थी 50-60 राइड्स जब मैंने की थी, उसके बाद वो डिफेंस का होने के बाद मेरा माइंडसेट चेंज हुआ। मैंने सोचा कि रिकॉर्ड बना के हम समाज को कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ खुद की तसल्ली के लिए करते हैं। वो तो वैसे भी कर रहे थे, अपने प्रोफेशन में भी कर रहे थे। तो अगर समाज सेवा आप करना चाहते हैं तो फिर अपना नाम क्यों? वो नाम तो आप अच्छा काम कीजिए तो नाम तो अपने आप हो जाता है। तो अभी आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं? तो मैं यही चाहता हूँ कि लोगों को एक अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ प्रोत्साहित करूँ, और जो ट्रैफिक वायलेशन करते हैं उनको समझाने का प्रयास करता हूँ, विदाउट हेलमेट वालों को समझाने का प्रयास करता हूँ। तो अभी मेरा जीवन का लक्ष्य यही है कि लोगों को हेल्थ कॉन्शियस करना है और लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनाना। जाते जाते मुझे ये बताइए कि सही डाइट और न्यूट्रिशंस क्या लेने चाहिए किसी को भी हेल्दी रहने के लिए? देखिए, हेल्दी रहने के लिए तो सबसे पहले देखिए, हमारे जो फोर फादर थे वो क्यों हेल्दी रहते थे, कि हम लोग डिपेंडेंट नहीं थे बाहर के फूड पे। बड़े बड़े पहलवान हुए हैं जिन्होंने सिर्फ अपना घी बादाम खा के बड़ी बड़ी कुश्तियाँ जीती हैं और बड़े बड़े अचीवमेंट्स लिए हैं। और बड़े बड़े खिलाड़ियों ने भी सिर्फ होम फूड से किया है या देसी उससे। देसी से बढ़िया कोई चीज़ नहीं होती है। ये सप्लीमेंट्स वगैरह क्या है, ये सभी को नहीं कहूँगा, ज़्यादातर सप्लीमेंट्स क्या, स्टेरॉइड्स होते हैं इसमें, आपको लत लगा देते हैं
और आपकी बॉडी को थोड़ी देर के लिए तो रिलीफ मिलता है या आपको लगता है कि मेरी बॉडी बन गई है, लेकिन जैसे पेन किलर का होता है ना साइड इफेक्ट है, आप पेन किलर विदाउट मेडिकेशन लेते हैं तो आपकी किडनीज डैमेज हो जाती हैं। तो सेम वे सप्लीमेंट्स आप विदाउट नॉलेज और विदाउट प्रॉपर गाइडेंस और लेते हैं, वैसे तो लेने नहीं चाहिए। मैंने आज तक नहीं लिया, मैं कोई सप्लीमेंट नहीं लेता हूँ। मेरा सप्लीमेंट है, मैं डेली लस्सी पीता हूँ और गुड़ चना खाता हूँ, ये मेरा सप्लीमेंट है। और जो सीजनल फ्रूट होते हैं, हाँ। फ्रूट भी आप जो सीजनल फ्रूट है वो खाइए। ये नहीं कि अभी आम का सीजन नहीं है मुझे तो आम ही खाना है, वो कोल्ड स्टोरेज वाला ही मिलेगा ना, तो उसकी वो वैल्यू कहाँ है। सही बात है। तो सीजनल फ्रूट खाइए, सीजनल वेजिटेबल्स खाइए और जितना ही ज़्यादा सरल रहने का प्रयास कीजिए। और पहले देखिए स्नैक्स कब आया करते थे, अगर कोई रिश्तेदार आता था स्नैक्स के नाम पे भी क्या आता था हमें याद है, समोसे और जलेबी हुआ करती थी। और अभी क्या है, मोमोज, ये सब कुछ दिन पहले आपने पढ़ा ही होगा, ट्राई सिटी को जो मोमोज सप्लाई कर रही थी फैक्ट्री, उसमें कितना अडल्ट्रेटेड मटेरियल था, बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें मिल रही हैं। चाहे और हम बच्चे क्या है कि ज़्यादातर स्विगी जोमेटो पे जाते हैं, स्विगी जोमेटो पे भी वो देखते हैं कि 60% या 80% डिस्काउंट कहाँ दे रहे हैं। भाई अगर आपको सोना खरीदना है तो सोने का मूल्य तो पूरा देना पड़ेगा ना। आप गाड़ी में अडल्ट्रेटेड पेट्रोल नहीं डलवाते हैं क्योंकि पता होता है कि खराब हो जाएगा, इंजन की चिंता है, इसमें कुछ भी डाल लेते हैं डिस्काउंट के चक्कर में। भाई वो जो 60% आपको डिस्काउंट दे के फूड लेके आ रहा है उसकी क्वालिटी क्या होगी, किसी खोमचे वाले से उठा के ला रहा होगा ना वो। आजकल स्विगी जोमेटो पे किसी ने भी अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है। अब छोटी छोटी शॉप्स के बाद देख कि वी आर अवेलेबल ऑन स्विगी जोमेटो, तो फूड क्वालिटी क्या होगी। जब आपको गाड़ी की चिंता है कि उसका इंजन खराब ना हो जाए, उसमें आप गलत चीज़ नहीं डालते, तो ये भगवान ने इतनी सुंदर गाड़ी दी है, इसमें डिस्काउंट के चक्कर में कुछ भी डाल लेते हैं। चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। बहुत कुछ सीखने को मिला और आशा करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड वो भी साइकिलिंग स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। आपका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या आपका इंस्टाग्राम, ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू सर। जय श्री राम। जय श्री राम सर।